चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देख लिया है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है और इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है। तो अगली जो हेडिंग है वो हो जाती है रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और प्लेन का इंक्लिनेशन मैं मान लेता हूँ थीटा है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, और मेंस में तो 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हो, इंक्लाइन प्लेन जो है हमें रफ दिया गया है। ओके, यहाँ मैं बोल देता हूँ मास m है ऑब्जेक्ट का, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। क्योंकि ये रिंग हो सकती है, ये डिस्क हो सकती है, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है इस शेप का, इसलिए मैंने जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया I। जैसे हम इसे नीचे रिलीज करेंगे, एक चीज आप जानते हो कि ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगना स्टार्ट होगा, मैं कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक एक्सेलरेशन आ जाएगा a। सही बात है कि नहीं? तो अगर इसे प्योर रोलिंग मेंटेन करनी है तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं अल्फा। ये चीज तो हमने कल ही देख ली थी, है ना, कि अगर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होना भी जरूरी है। अब इन्हीं दोनों की अगर बात करें तो इस तरह से देखो, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? तो एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, ओके, एक लग रहा होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब हमें एक फ्रिक्शन भी अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल भी हमें मिल जाएगा कितना, थीटा। चलो भाई और देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रोलिंग भी हो रही है, तो एक इक्वेशन आपको टॉर्क की भी बनानी पड़ेगी। ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पर, ये हो गया सेंटर। सबसे पहले मैं देखता हूँ इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस स्फीयर के ऊपर एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, सभी जानते हैं हम। और एक फ्रिक्शन मैंने पीछे अज्यूम कर ही लिया है, और इस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन अज्यूम किया है a। तो इस सब से आप NLM की इक्वेशन बना सकते हो। क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करने वाली है, डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करने वाली है, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg साइन थीटा माइनस उसे अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन, ये हो जाना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो यहां से हमें मिल जाती है पहली इक्वेशन। सेकंड चीज में लिखूंगा टॉर्क अबाउट सेंटर, क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर अगर आप लिखते हो तो mg का टॉर्क तो गायब हो जाएगा, क्योंकि mg यहीं से पास कर रहा है। नॉर्मल का टॉर्क भी गायब हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी सेंटर से पास कर रहा है। तो सिर्फ किस फोर्स का टॉर्क बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन आपने अज्यूम किया है अप द प्लेन लगता हुआ, उसका टॉर्क बचने वाला है। और वो टॉर्क कितना होगा? तो ये हो गया R, ये हो गया F। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे से? टॉर्क कितना लग रहा है? F इंटू आर, ये होना चाहिए सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हमने अज्यूम किया है, इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन कहाँ से आती है? कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, यानी A शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। अब बस 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन। तीनों को मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से इक्वेशन बनेगी mg साइन थीटा माइनस f को मैं क्या लिख सकता हूं? f को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा बाय आर, थर्ड इक्वेशन से। ये होना चाहिए ma। अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं a बाय आर, तो यहां से हो जाएगा mg साइन थीटा
माइनस आई बाय आर इंटू एल्फा को लिख दो ए बाय आर इक्वेशन नंबर 3 से इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये आपको इक्वल मिल जाएगा किसके, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए के। और यहां से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है कितनी, mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हो जाता है एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला। ओके, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोसेस तो याद रखनी है, सिर्फ 3 इक्वेशन लिखनी है और उससे निकाल देना है। फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन है आई अल्फा बाय आर, तो मैं अगर फ्रिक्शन यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो है आई अल्फा बाय आर, और अल्फा को लिख सकते हैं ए बाय आर, यानी फ्रिक्शन है आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। वैल्यू पुट कर दो, आई बाय आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? नीचे अगर ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है एम जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1। दिख रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन किया मैंने और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला आ जाता है फ्रिक्शन का। कोई डाउट किसी को? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया था वो सही अज्यूम किया था। अगर आपने ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज कर दिया है और वो नीचे लुढ़कना स्टार्ट हो गई है, तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और अप द प्लेन डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। सही है कि नहीं? तो इन्हीं से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखा देता हूँ ताकि याद रह सके। दोबारा तो क्वेश्चन आएगा नहीं पर कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसलिए याद रखना है। पहली चीज तो किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? अगर हमारे पास एक रिंग हो, एक डिस्क हो, एक हॉलो स्फीयर हो और एक सॉलिड स्फीयर हो और सबका मास m है, सबकी रेडियस r है, तो क्या आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन इन सभी में सबसे ज्यादा किसका आएगा? तो आपको याद रखने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का हो जाता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? तो ये ऑर्डर्स अगर आप याद रखते हो, ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये हम याद रख लें तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो एक्सेलरेशन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख सकते हैं किसका है? रिंग का है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का है। तो मैं कह सकता हूँ सबसे ग्रेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया रिंग का, यानी आई ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन। अगला किसका आएगा? डिस्क का है 0.5 एम आर स्क्वायर, उसके बाद हॉलो स्फीयर का है 0.6 एम आर स्क्वायर के करीब, यानी कि उसके बाद आता है आई ऑफ हॉलो स्फीयर, उसके बाद 0.5 यानी आई ऑफ डिस्क, और फाइनली आता है किसका? सॉलिड स्फीयर का। यानी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों शेप्स में सबसे क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों सेम ही रहेंगे,
ये हमें पता ही है। और सिमिलरली डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम जगह पर रहेंगे। इनके अलावा और कोई शेप रोलिंग करता नहीं है, तो बाकी कुछ और पूछा जाता नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर तो हमें याद रह जाएगा। अगली चीज आती है ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन। ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन, अगर सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, तो फिर भाई सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? तो अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इनवर्स रिलेशन टाइप कुछ है। यानी मैं इससे ये चीज कह सकता हूं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। यानी जिसका सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन तो सॉलिड स्फीयर का होता है, उसके बाद एक्सेलरेशन डिस्क का होता है, उसके बाद एक्सेलरेशन हॉलो स्फीयर का होता है। ओके, और सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होता है? रिंग का होता है। बात समझ आ रही है? सिमिलरली मैं ऑर्डर ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन निकाल सकता हूं कि किस शेप के ऊपर सबसे ज्यादा रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो उसके लिए भी आप रिलेशन देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। क्योंकि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी ये वाली टर्म छोटी होगी, और अल्टीमेटली फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से लगने वाला रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। अरे इसीलिए तो एक्सेलरेशन कम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एक्सेलरेशन कम और रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा, है कि नहीं? तो अब हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है वही आपका रोलिंग फ्रिक्शन का भी होगा। तो रिंग पे सबसे ज्यादा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, उसके बाद आपकी डिस्क, और फाइनली रोलिंग फ्रिक्शन ऑन रिंग। तो रिंग पे, सॉरी, सॉलिड स्फीयर, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन जो लग रहा होता है वो किसके ऊपर लगता है? सॉलिड स्फीयर के ऊपर लगता है। क्लियर है? तो जो जेई में क्वेश्चन आया था वो आया था ऑर्डर ऑफ टाइम टू रीच द फुट ऑफ इंक्लाइन, द फुट ऑफ इंक्लाइन। तो आप तो मुझे यही बता दो कि सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के फुट पे कौन पहुंचेगा इन चारों शेप्स में से? रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में इंक्लाइन प्लेन का जो बॉटम है वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो सबसे ज्यादा टाइम किसे लगने वाला है फुट ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचने के लिए? सबसे ज्यादा टाइम उसे लगेगा जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। बात है कि नहीं? तो याद रखना, एक्सेलरेशन ज्यादा यानी टाइम कम, तो उल्टा होगा। तो टाइम ऑफ रिंग सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा टाइम ऑफ, यहां हमने कुछ गड़बड़ की है क्या एक्सेलरेशन में? ऑर्डर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये है ना, सॉलिड स्फीयर के बाद तो डिस्क आना चाहिए था ना। अरे बोलो, फिर आना चाहिए था हॉलो स्फीयर, और फिर आना चाहिए था रिंग। हाँ, तो ये ऑर्डर होता है एक्सेलरेशन का। तो रिंग, उसके बाद टाइम ऑफ हॉलो स्फीयर, उसके बाद टाइम ऑफ डिस्क, और उसके बाद टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा और रिंग जो है वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी। समझ आया? कोई डाउट बताइए।
कोई समस्या? तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन जो आया था इसी के ऊपर वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट is rolling down an incline is rolling down an incline under gravity ओके। तो पहला तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ऑन इट, डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ऑन इट। और दूसरा आपको बताना है if the angle of inclination increases, the value of rolling friction will, क्या होगा वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन पे, बढ़ेगी या घटेगी? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि प्योर रोलिंग मेंटेन कराने के लिए टॉर्क की जरूरत है, और एमजी और नॉर्मल तो टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं सकते। इसलिए ऑब्जेक्ट जब रोल होती हुई इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आती है तो रोलिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होता है? अप द इंक्लाइन। कहाँ लग रहा होता है? अप द इंक्लाइन लग रहा होता है। ओके। अगर नीचे लुढ़कती हुई ऑब्जेक्ट आपकी आ रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा किधर लगने वाला है? अप द इंक्लाइन लगने वाला है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो अंडर ग्रेविटी। सेकेंड चीज है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप इंक्रीज करते हो तो वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो एग्जाम में सिर्फ इतने से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पूरा डिराइव करना पड़ता। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ आई? इट इंक्रीजेस। कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये थी कहानी किसकी? रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन की। सिमिलरली हम देखते हैं रोलिंग अप एन इंक्लाइन, अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अंडर अगर अप द इंक्लाइन ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे तो फिर क्या होगा? अब ऑब्वियसली रेस्ट से तो स्टार्ट हो नहीं सकती ऑब्जेक्ट, जैसे पिछले केस में थी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट बस अपने आप ही इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो ये इंक्लिनेशन थीटा है। हमें ये अज्यूम करना होगा कि मान लो ऑब्जेक्ट काफी दूर से बड़े मजे से प्योर रोलिंग करती हुई चली आ रही थी, वी नॉट उसकी लीनियर वेलोसिटी थी और ओमेगा नॉट उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, और वी नॉट इक्वल था आर ओमेगा नॉट के। अगर ये सिचुएशन थी तो प्योर रोलिंग थी, किसी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है फ्लैट सरफेस पर। तो ऐसे ये जीवन भर चलती रहेगी, ये हमने थ्योरी में देख लिया है। अब अचानक से इसके रास्ते में एक रफ इंक्लाइंड प्लेन आ गया, और ये बोला गया है कि इट ऑलवेज परफॉर्म्स प्योर रोलिंग, इट ऑलवेज परफॉर्म्स प्योर रोलिंग, यानी ये ऊपर चढ़ेगी तब भी ये प्योर रोलिंग करती रहेगी। तो अब आपको बताना है कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। बात समझ आ रही है? हमसे अगर पूछा जाए कि रोलिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, क्या हम वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं? यानी जब ये ऊपर जा रही होगी ऑब्जेक्ट हमारी, इसकी स्पीड घट के कुछ v हो जाएगी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो स्पीड घटेगी, तो ओमेगा को भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा रखना है। तो इसका रिटार्डेशन अगर है a, तो एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा भी होना चाहिए। सेम सिचुएशन है, नीचे स्पीड बढ़ानी थी तो ओमेगा बढ़ाना था, अब स्पीड घटानी है तो ओमेगा भी घटाना है। तो अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एंगुलर रिटार्डेशन भी होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ जरा।
तो यहां देखो आप, बात यह है कि भाई वेलोसिटी को डिक्रीज होना है, तो आपको एक बात समझ आ गई कि ओमेगा को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? जो सिचुएशन मैंने ली है, अगर ऑब्जेक्ट लुढ़कती हुई ऊपर जा रही है तो राइट हैंड रूल से अगर आप अपना राइट हैंड रोटेट करो तो थंब आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा। आप हाथ को अगर इस सेंस में घुमाओ तो आपका थंब आउट ऑफ द स्क्रीन जो है आएगा, यानी ओमेगा की डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर ओमेगा को डिक्रीज करना है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर हम थोड़ा सा सोचें कि ओमेगा की डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली वो इसके ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी तो ओमेगा डिक्रीज होगा, यानी अल्फा होना चाहिए इनटू द प्लेन। अब बात आती है कि टॉर्क तो सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ग्रेविटी और नॉर्मल तो टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, है ना? तो अब रोलिंग फ्रिक्शन को कहां लगना चाहिए? ये हो गया आर वेक्टर। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आपको चाहिए, तो थंब से करके देखो राइट हैंड रूल से, आर क्रॉस एफ अगर मैं डाउन द प्लेन लेता हूं तो टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। मुझे चाहिए टॉर्क इनसाइड, क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा इनसाइड। तो टॉर्क इनसाइड तब आ सकता है जब आर क्रॉस एफ आप फ्रिक्शन कहां लगा दो, अप द इंक्लाइन लगा दो। बात समझ आई? तो इस केस में भी रोलिंग फ्रिक्शन कहां लगता है? अप द इंक्लाइन लगता है, एक्ट्स अप द इंक्लाइन। अब किसी को इस कॉन्सेप्ट का अगर ज्ञान नहीं है तो उसे बात हजम नहीं हो पाती। उसे लगता है कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा था तब अप द इंक्लाइन था, नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी अप द इंक्लाइन है, ऐसा थोड़ी होता होगा। तो प्लीज अपनी गट फीलिंग से आगे बढ़ें, और जैसे मैंने आपको डायरेक्शन के सेंस से समझाया है उस पर विश्वास रखें। रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अप द इंक्लाइन ही लगेगा। अब आप अगर देखो तो सेम डायग्राम है, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, सब कुछ सेम है, तो भाई रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या आने वाली है? सेम आने वाली है, सेम वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अरे बात समझ आई? बस, तो क्या चीज सीखे आप? बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object performs pure rolling up or down the incline, up or down the incline under gravity, under ग्रेविटी, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए ग्रेविटी के अलावा, देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन acts upwards in both cases, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में रोलिंग फ्रिक्शन भाई कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो इस पॉइंट को याद रखें। हाँ, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, क्या तब भी रोलिंग फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन ही लगेगा? बताओ जरा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूं, क्या तब भी वो अप द इंक्लाइन ही लगेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा केस पर, वो डिपेंड करता है केस पर। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और मान लो कि मैंने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगा दिया है पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन अप द इंक्लाइन, और उसकी वैल्यू मैंने ले ली है 6 mg। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, magnitude of rolling friction on the ring, on the ring and its direction,
and its direction considering pure rolling takes place. Considering pure rolling takes place. बताइए। ओके देखो, तो मुझे अज्यूम करना है फ्रिक्शन, मैं अज्यूम कर लेता हूं अप द इंक्लाइन ही, ठीक है ना। मान लो मैंने फ्रिक्शन अज्यूम किया अप द इंक्लाइन। अब फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, तो यहां जो फोर्स लगेगा वो हमें पता है mg sin थीटा, ठीक है। मान लो कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर आ जाता है a, और मान लेते हैं उसके पास अल्फा आ जाता है ये। बात समझ आई? अच्छा, क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से बनानी पड़ेगी आपको। अप द इंक्लाइन फोर्स लग रहा है F, माइनस डाउन द इंक्लाइन लग रहा है mg sin थीटा, और एक जो फ्रिक्शन आपने अज्यूम किया है वो भी अप द इंक्लाइन लग रहा है, तो प्लस F। ऊपर वाले फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव लिया है और नीचे लगने वाले mg sin थीटा को मैंने नेगेटिव लिया है। ये इक्वल होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मैं कह सकता हूं 6 mg प्लस F माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सिमिलरली अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा किसकी, टॉर्क की। तो सेंटर के अबाउट अगर देखा जाए तो ना तो mg का टॉर्क है, ना नॉर्मल का टॉर्क है, ना आपके एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क है। टॉर्क सिर्फ किसका है, फ्रिक्शन का। वो टॉर्क क्या आ जाएगा, मैं लगाऊंगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो F इंटू आर, और डायरेक्शन अगर आप देखो तो ये आ रही है इनटू द प्लेन। बात समझ आई? F क्रॉस R इनटू द प्लेन, ये होना चाहिए I, रिंग का I हो जाता है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। मैंने जो अज्यूम किया है, ध्यान से देखना, अल्फा जो आपने अज्यूम किया है, क्योंकि मुझे लगा ऐसे घूमेगा, तो वो मैंने आउट ऑफ द प्लेन अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन लगाऊंगा डायरेक्शन। तो क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो किसी एक को मुझे पॉजिटिव लेना होगा। मान लो कि मैं ले लेता हूं आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव, तो इक्वेशन बनेगी माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। तो यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि आप जब टॉर्क लिखो तो उसे, इसलिए मैंने कहा था डायरेक्शन के साथ लिखो, और जब अल्फा आपने जो भी अज्यूम किया है उसे भी आप डायरेक्शन के साथ लिखो। अब अल्फा को सही से अज्यूम करना, अगर व्हील ऊपर की तरफ रोल कर रहा है तो आपको इमेजिनेशन आना चाहिए कि अगर मैंने ऊपर एक्सेलरेट होता हुआ माना है तो फिर कैसे घूम रही होगी हमारी ऑब्जेक्ट। तीसरी इक्वेशन अब मैं लिखूंगा a शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, जो कि कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है। a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब बस क्या बचा है, मैथ्स बची है। अगर हमें आती है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश कर लेता हूँ एक बार। तो यहां से हमें मिला है 6 mg प्लस, फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस एम ए माइनस एम जी साइन थीटा, ये होना चाहिए भाई कितना, एम ए। तो यहां से a की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 6g माइनस जी साइन थीटा बाई 2। बात समझ आई? सही अज्यूम किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, क्योंकि साइन थीटा तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता। क्योंकि ये पॉजिटिव है यानी हमारा अजम्पशन सही है। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कहाँ कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कहाँ कर रहा है, बताओ भाई। तो क्योंकि पॉजिटिव आया है तो वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा, अप द इंक्लाइन ही एक्ट करेगा। बोलो भाई। नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यस, एक्ट्स डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन, क्यों डाउन द इंक्लाइन आया है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है आपकी इक्वेशन में। अगर आप देखो फ्रिक्शन की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। पर जब आप रोलिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो आप ए को यहाँ पुट करोगे ना,
माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि वो एक्ट करेगा डाउन द इंक्लाइन, आपने अज्यूम किया था उल्टा। क्लियर हुई क्या बात? चलिए तो अगला सवाल कर लेते हैं। हमारे पास मान लो कि एक दिया गया है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है आपके पास जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसे जो है मैं पुल करना शुरू करता हूं नीचे की तरफ, एक फोर्स लगा के जिसकी वैल्यू है मान लो कि 4 mg, और ये आपका सरफेस है जो कि रफ है। ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि भाई क्या होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर and direction of rolling friction, and direction of rolling friction। ठीक है, और ये दिया गया है कि इट ऑलवेज परफॉर्म्स प्योर रोलिंग। एक सेकंड रुक जाना, इसे मत करना, प्योर रोलिंग ये नहीं करना है। एक सेकंड, ये फोर्स ये तो सेम हो जाएगा, काफी आसान, इसे थोड़ा सा अलग जगह पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं इसे लगा देता हूं यहां, फोर्स को पैरेलल टू इंक्लाइन है, लेकिन इस बार जो उसकी डिस्टेंस है सेंटर से वो r/2 है। ठीक है ना, अब ट्राई करो। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज तो मैं फ्रिक्शन अज्यूम करूंगा, तो मैं अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन को अज्यूम कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन F लग रहा है अप द इंक्लाइन। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा कितना, mg साइन थीटा, तो यहाँ mg साइन 37 यानी कि 3 mg/5 एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से और नीचे की तरफ लग रहा है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नीचे है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो NLM की इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ 4 mg प्लस 3 mg/5, ये नीचे का नेट फोर्स है, माइनस फ्रिक्शन जो कि ऊपर लग रहा है, ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 23 mg/5 माइनस एफ इज इक्वल टू ma। सिमिलरली मैं लगा सकता हूं टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, इस बार mg और नॉर्मल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये फोर्स F भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो F इंटू आर, ये हुआ फ्रिक्शन का टॉर्क, और इसकी डायरेक्शन आती है इनटू द प्लेन, प्लस 4 mg इंटू r/2, r क्रॉस F इसकी डायरेक्शन भी आती है इनटू द प्लेन, इज इक्वल टू आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर mr²/2 इंटू अल्फा। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी और आखिरी इक्वेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। यहां से हमें मिलेगा F प्लस 2 mg इज इक्वल टू ma/2, अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें रख देता हूं तो। और ऊपर हम एक इक्वेशन बना ही चुके थे जो कि है 23 mg/5 माइनस एफ इज इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ से मिलेगा 23 mg/5 प्लस 2 mg, ये इक्वल होना चाहिए 3 ma/2। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल गया 33 mg/5 इज इक्वल टू 3/2 ma। m से m कट जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी जो, वो मिल जाएगी 22g/5, है कि नहीं। 22g/5, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया है जो कि कॉमन सेंस से हमें पता भी था, सेम ही आएगा। उठा के अगर मैं इसे फ्रिक्शन की इक्वेशन में रखूं तो हम साइन चेक कर सकते हैं फ्रिक्शन का।
फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 23 mg/5 माइनस m इंटू 22g/5, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाता है कितना, mg/5। तो फ्रिक्शन भी पॉजिटिव आया है, और यानी कि आपने जो assumption किया था वो बिल्कुल सही था। फ्रिक्शन विल एक्ट अप द इंक्लाइन। ठीक है ना। तो बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर आप देखो यार, तीन ही इक्वेशन तो बनानी है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो ये हो ही नहीं सकता। तीन ही इक्वेशन सिर्फ हमें बनानी है। बात समझ आई। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हो जाता है टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या हम लोगों ने CTRM का एंगुलर मोमेंटम लिखना सीख लिया है? बताइए हाँ या ना। मेरे हिसाब से हमने सीख लिया है। तो उसी की एप्लीकेशन यहाँ दी जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको दे के बताऊंगा। मान लो कि हमारे पास एक रफ सरफेस है, ठीक है ना। आपने ऐसा देखा भी होगा रियल लाइफ में। एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मैं रिंग ले लेता हूं M, R, ठीक है ना। ये मैं ले लेता हूं मान लो। अगर ये बोला जाए आपसे कि सरफेस जो है वो आपका रफ है, और आप अचानक से इस ऑब्जेक्ट को आगे वेलोसिटी दे देते हो v0 बिना किसी एंगुलर वेलोसिटी के, तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्लिपिंग स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग स्टार्ट होगी। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने इसे कोई ओमेगा नहीं दिया है, ठीक है ना, सडनली गिवन वेलोसिटी इक्वल टू v0, आपने अचानक से वेलोसिटी v0 दे दी, तो सारे पार्टिकल आगे मूव करना चाहेंगे, तो लोएस्ट पॉइंट या कांटेक्ट पॉइंट भी आगे मूव करना चाहेगा। और हमें पता है कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जब आगे मूव करे आपका लोएस्ट पॉइंट, तो उस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ। तो पहली चीज तो इन क्वेश्चंस में क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूं? बताइए, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूं? आई कैन नॉट। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक डिसिपेटिव फोर्स है, वो एनर्जी को रहने नहीं देगा और उसे वेस्ट कर देगा, कंजर्व नहीं रहने देगा और उसे वेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप देखो तो इस फ्रिक्शन की वजह से सेंटर के अबाउट एक टॉर्क आएगा, है कि नहीं? और उस टॉर्क की वजह से एक अल्फा आएगा, तो धीरे धीरे ओमेगा बढ़ेगा। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर आप देखो तो वो वेलोसिटी से ऑपोजिट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका रिटार्डेशन होगा। इनिशियली ओमेगा जीरो है, इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो ओमेगा को बढ़ाएगा और वेलोसिटी को घटाएगा। इस प्रोसेस के दौरान बीच में कहीं ना कहीं जब इस रिंग की वेलोसिटी घटकर जब इस रिंग की वेलोसिटी घटकर रह जाएगी v, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के हो गई होगी ओमेगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि v इक्वल हो जाए r ओमेगा के। अरे है कि नहीं? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करना चाह रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को खत्म करना चाह रहा है, तो वो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहा है और ओमेगा, स्पीड को घटा रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस में कहीं ना कहीं बीच में जाके v इक्वल हो जाएगा r ओमेगा के। और जैसे ही ऐसा होगा, अब हम कह सकते हैं कि क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर t इज इक्वल टू 0 की राम कथा है और ये t इज इक्वल टू t की बात है,
तो मैं कह सकता हूं कि टी टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा? क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा? बताइए। अरे बोलो। नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड थोड़ी है, तो नो फ्रिक्शन एक्ट्स। और एक बार प्योर रोलिंग शुरू हो गई तो अब ये जीवन भर उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। तो सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं? सवाल आपसे पूछे जा सकता है कि वो स्पीड बताइए जिससे कि रिंग फाइनली मूव करेगी, जो स्पीड कभी नहीं बदलेगी। पूछा जा सकता है वो टाइम बताइए जिसके बाद की प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी। और ये पूछा जा सकता है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, जो उसने डिसिपेटिव वर्क किया है वो वर्क कितना किया है। तुम समझ रहे हो, इस सवाल में पूछने के लिए काफी कुछ है, ठीक है ना। और इस एक सवाल से मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज मैं निकालूंगा वेलोसिटी आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, वेलोसिटी आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। दूसरा आपसे पूछा जाएगा टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन द प्रोसेस। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर प्योर रोलिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरी बात मान लो और रट लो। मान लो आपको दिया गया है v नॉट वेलोसिटी दी गई है और किसी समय के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हमेशा अज्यूम करो v और अज्यूम करो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सेम सेंस में, ताकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो सके। और आपको क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बात यह है कि हम एंगुलर मोमेंटम तो तब कंजर्व कर सकते हैं जब नेट टॉर्क जीरो हो, पर हमें तो पता है कि यहाँ भाई फ्रिक्शन लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। तो इसीलिए आप किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हो? आप ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लेते हो और उसके अबाउट CTRM के फॉर्मूले वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हो। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो आपको क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड। कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा? फ्रिक्शन का टॉर्क गायब हो जाएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम जीरो, और आप ये प्रोसेस लगा सकते हो। तो बस एल इनिशियल को इक्वल करना है एल फाइनल के। याद रखना, ओ पॉइंट के लिए अभी अगर इस सेंटर ऑफ मास को देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन कर रही है, टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो है। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? ये टी इक्वल टू जीरो पर ओमेगा जीरो है, घूमना शुरू नहीं हुई है। ये टी इक्वल टू टी है और यहाँ पे ओमेगा वी बाय आर हो गया है। तो आर क्रॉस पी लिखा जाए, ये मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आर, आर क्रॉस पी। यानी मैं कह सकता हूं आर इंटू एम इंटू वी नॉट, डायरेक्शन आर क्रॉस पी की अगर आप करोगे इंटू द प्लेन। फाइनल में हमेशा एक ही चीज आएगी, आर क्रॉस पी, तो आर इंटू एम वी, स्पीड कुछ घट के वी रह गई, इंटू द प्लेन, प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। फाइनल चीज तो आपको यही लिखनी होती है हमेशा, आर क्रॉस पी यानी एम वी आर प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, दोनों इंटू द प्लेन। अरे समझ पा रहे हो? बस खत्म हो चुका है सवाल। यहां से मिला आपको एम वी नॉट आर इज एम वी आर प्लस ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो ओमेगा है वी बाय आर, उसे उठा के यहां रख दो, तो ये मिल जाएगा एम वी आर। और यहां से v की वैल्यू आपको मिल जाती है v नॉट बाई टू। यानी प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगी तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आधी हो जाएगी v नॉट बाई टू,
और वो आजीवन आगे के सारे जीवन में इतनी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा। कोई डाउट पहले पार्ट में? हमेशा ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको करना है। CTRM के लिए फॉर्मूला होता है R क्रॉस P प्लस I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? सेकंड चीज आपसे पूछी जाएगी, टाइम जिसके बाद की प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो बी पार्ट के लिए देखते हैं। जैसे ही आपने इसे वेलोसिटी दी है v0 t इज इक्वल टू 0 पर, आपको पता है t इज इक्वल टू t पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होने वाली है, और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी इसकी वेलोसिटी होने वाली है v0 बाई 2, और इसके पास एक ओमेगा भी आने वाला है और ओमेगा की वैल्यू है v0 बाई 2 बाई आर यानी v बाई आर। अरे सही है, ये मैं निकाल चुका हूं पिछले क्वेश्चन से। मुझे चाहिए टाइम। इस पूरे प्रोसेस के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट किया था कि नहीं? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो म्यू के अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है तो म्यू के इंटू एम जी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, यानी आपकी ऑब्जेक्ट का एक रिटार्डेशन था, और उस रिटार्डेशन की वैल्यू थी म्यू के एम जी बाय एम, यानी म्यू के इंटू जी। अब आपको फाइनल स्पीड पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको रिटार्डेशन पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो टाइम के लिए तो मैं क्या यूज कर लूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं? फाइनल स्पीड v नॉट बाई टू इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड v नॉट, रिटार्डेशन म्यू के इंटू जी इंटू टी। टाइम मुझे यहां से मिल जाता है कितना, v नॉट बाय 2 म्यू के इंटू जी। अरे भाई बात समझ आई क्या? अगर मैं पूछता कितने डिस्टेंस के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी, तो मैं क्या लगा देता, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे बिल्कुल एनएलएम की क्वेश्चन बन गया है। अच्छा, तीसरा केस आपको पूछा गया है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने बेसिकली किया क्या होगा, एनर्जी वेस्ट की होगी। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, याद रखना, ये सिंपली होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है? इनिशियल सिचुएशन में आपकी ऑब्जेक्ट के पास बस v नॉट वेलोसिटी है, और फाइनल सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के पास v नॉट बाई टू वेलोसिटी है और एक ओमेगा है जो कि है v नॉट बाई टू बाई आर प्योर रोलिंग के लिए। वर्क डन में यहां से सिंपली लिख सकता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल CTRM की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी वी नॉट बाई टू आर का होल स्क्वायर। इससे आपको मिल जाएगा वर्क डन। बात समझ आई क्या? तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें पूछने के लिए बहुत कुछ है। पहला सवाल, यानी सिर्फ अगर वो वेलोसिटी पूछ लें प्योर रोलिंग स्टार्ट होने की, तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। आप ग्राउंड के अबाउट किसी भी पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हो, जिससे आप सेंटर ऑफ मास की वो लीनियर वेलोसिटी बता सकते हो जो कि प्योर रोलिंग के टाइम पर होगी। फिर बस एनएलएम की क्वेश्चन चल जाता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, आपको ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, आप रिटार्डेशन निकाल के और उसका टाइम निकाल सकते हो प्योर रोलिंग शुरू होने का, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो प्योर रोलिंग शुरू होने का, और फाइनली वर्क डन क्या होगा। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक डिसिपेटिव फोर्स है, तो जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा आपके ऑब्जेक्ट के, उसको आप क्या कहोगे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे। क्लियर हुआ क्या? बोलो भाई। अगर क्लियर हो गया है तो एक सवाल मैं आपको देने वाला हूं, अब ध्यान से करना। तो मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का मास m है, रेडियस r है,
और इसे सडनली imparted velocity टू वी नॉट, इसको अचानक से आपने टू वी नॉट वेलोसिटी दे दी है। ये सरफेस जो है वो रफ है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो काफी आसान हो जाएगा। मैं एक काम कर देता हूं, इसको टू वी नॉट वेलोसिटी दे देता हूं एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी नॉट बाय आर भी दे दिया गया है। इसे एक ओमेगा भी दिया गया है और ओमेगा की वैल्यू है वी नॉट बाय आर। तो ऑब्वियसली प्योर रोलिंग तो नहीं हो रही है, आप देख पा रहे हो इस समय पे। सेंटर ऑफ मास टू वी नॉट है, ओमेगा वी नॉट बाय आर है, जबकि टू वी नॉट बाय आर होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें दे दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जाता है फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है ना। ट्राई करो सभी लोग, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाएगा। मान लेंगे कि फाइनल स्टेट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v और ओमेगा ओमेगा हो जाएगा v बाय आर। ये मैंने फाइनल स्टेट मान लिया। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो जरा, यहां से डिस्टेंस r क्रॉस p, तो r इंटू m इंटू टू वी नॉट इंटू द प्लेन प्लस i अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा आपको दिया गया है वी नॉट बाय आर इनिशियली, और डायरेक्शन दी गई है इनटू द प्लेन। फाइनली तो हमें याद ही रहता है, फाइनली प्योर रोलिंग स्टार्ट करनी है, तो वो हो जाता है एम वी आर इंटू द प्लेन प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा जो कि होता है वी बाय आर, ठीक है ना। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा इंटू द प्लेन। सिंपली इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से मिलेगा टू एम वी नॉट आर प्लस एम वी नॉट आर बाई टू, ये इक्वल होना चाहिए एम वी आर प्लस एम वी आर बाई टू। समझ आया। यहां से आपको ये मिलेगा फाइव एम वी नॉट आर बाई टू इज इक्वल टू थ्री एम वी आर बाई टू, या v की वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइव वी नॉट बाई थ्री। यानी जब स्पीड लीनियर हो जाएगी फाइव वी नॉट बाई थ्री, तब हमारी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी। एक बार आपको ये मिल गई है तो अब बाकी सारे पार्ट निकाल पाना बहुत आसान है, ठीक है ना। वो सिंपली एनएलएम के क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है। चलो, तो बाकी फिर अगली क्लास में इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम और आगे बढ़ेंगे रोटेशन में, ठीक है।